जय हिंद पेंशनर बंधु। स्पर्श ये क्या है? ये गुड टच और बैड टच है, ये तो हम अपने बचपन काल से ही जानते रहे हैं। पर इस वीडियो को स्पिरिचुअल या इथिकल क्लासेस ना बनाते हुए हम उस स्पर्श की बात करते हैं जो हिंदी में भी स्पर्श है और इंग्लिश में भी स्पर्श है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं उस पीसीडीए प्रयागराज के द्वारा चलाया हुआ स्पर्श के बारे में। तो हम सब डिफेंस पेंशनर को अब तक मुझे उम्मीद है स्पर्श शब्द से तो अवश्य ही अवगत हो गए होंगे, और मुझे लगता है कि मुझे खुद डिफेंस पेंशनर होने के नाते मेरी भी कुछ दायित्व बनती है अपने बंधुओं के लिए, उनके ओर से। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जिससे कि हम बता सकें कि डिफेंस पेंशनर का भविष्य स्पर्श के हवाले अब हो गया है और इसे किस प्रकार हम मुकाबला कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, इसमें क्या क्या कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सकते हैं, उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। लीगल रिकोर्स तो हमेशा होता है बंधुओं, पर इसके अलावे भी कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। यानी कि मुख्यतः आज का वीडियो यह केंद्रित होगा कि सारे डिफेंस पेंशनर का भविष्य जो स्पर्श के हवाले कर दिया गया है वह कितना उचित है या अनुचित है। तो हम में से कई पेंशनर ऐसे होंगे जिनको कि विशेषकर जनवरी 2006 से लेकर दिसंबर 2015 तक के जो रिटायरी होंगे, कई को मोबाइल में एसएमएस आ चुका होगा, कई को 23 अगस्त 2022 तक कई बैंक ने उन्हें एसएमएस दे दिया है, जिसमें आपको मुख्यतः अगर आप देखेंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, जिसमें लिखा हुआ डियर कस्टमर, एज पर पीसीडीए डायरेक्टिव योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सो एंड सो बैंक टू स्पर्श पीसीडीए पेंशन। तो यह तो है उनके तरफ से जो अभी तक आपके पीडीए हुआ करते थे, यानी कि पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी जो हुआ करते थे उनके तरफ से हो गया। यानी कि अब आपको वहां से पेंशन आना डिसकंटिन्यू हो जाएगा। पर यहां यह ध्यान देना है कि आपका पेंशन निरंतर आता रहेगा। तो अब जैसे ही आप देखें कि आपका ट्रांसफर्ड हो गया तो आपको रत्ती भर भी पजल होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका स्पर्श में माइग्रेट हो गया है। कई लोग माइग्रेट ही नहीं समझते। माइग्रेट का मतलब यह होता है कि अब वहां से आपका कोई नाता नहीं रहा, यानी कि नया नाता अब दूसरे जगह से होने वाला है। तो इसके लिए हम विस्तार से समझ सकें, स्पर्श के नाम सुनते ही हम पजल ना हो जाएं। कई बैंक के कर्मी भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं पेंशनर को, और पेंशनर की व्यग्रता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपकी इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम आज बात करने जा रहे हैं, जहां कि हम आज का वीडियो शुरू करेंगे कि वो स्पर्श की कौन कौन सी खास बिंदु है, यानी कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, इसके कौन कौन से शॉर्ट फॉल्स हैं, कौन कौन से ट्रबल आ रहे हैं और भविष्य में कैसे उन्हें सुलझाया जाएगा। कई ऐसे इशू हैं, अनसॉल्व हैं, और स्पर्श के लिए क्या क्या सलाह आप रखते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर टोल फ्री नहीं चलते हैं, उसके लिए क्या अल्टरनेट है, या लॉजिंग कंप्लेन है उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, इन तमाम बातों पर हम बात करने जाएंगे। उससे पहले स्पर्श के बारे में थोड़ा सा तो आपको अवश्य जानना ही चाहिए। तो सबसे पहले यह जानिए कि स्पर्श एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, और वह लक्ष्य रखता है आपको एक कंप्रीहेंसिव सॉल्यूशन के लिए, जिसमें कि पेंशन के प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिफेंस पेंशनर के, ये सब हैं। और इसका जो विजन है यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया के तहत, जिसके की मुहिम का नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, और जिसके तहत ही मिनिमल गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस को इन्विसाज किया गया, इसमें लागू किया गया है, जो कि पारा 126 जो कि बजट स्पीच तत्काल वित्त मंत्री ने जो 2017-18 में भाषण दिया था, बजट भाषण में, उसी के तहत यह इसकी शुरुआत हो चुकी थी।
तो स्पर्श के बारे में सबसे पहला यह जान लीजिए कि यह एक कंप्रीहेंसिव वेब बेस्ड इंटरेक्टिव पेंशन डिसबर्सिंग सिस्टम है, जिसमें कि डिफेंस पेंशनर के लिए यह एस्टैब्लिश किया गया। यह सिस्टम इस तरह से काम करता है, यह पेंशन प्रपोजल आपके रिकॉर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, जहां भी आप कार्यरत रहे हैं वहां से प्रपोजल आता है और यह पेमेंट करते हैं सेंट्रली। इसके कारण क्या होता है, ऐसा माना जा रहा है कि हमारे शिकायत जो डिफेंस पेंशनर के हैं वो शिकायत कम हो जाएंगे, डिफेंस पेंशनर के ग्रीवियंसेस। लेकिन आज जो माइग्रेट हो चुके हैं उनके सामने जो फिगर है इससे कुछ अलग ही है। तो इसके केंद्र में आप यही देखेंगे कि डिफेंस पेंशनर जिन्हें कि एक ट्रांसपेरेंट तरीका दिखाया जाएगा, जैसा कि क्लेम किया जा रहा, दावा प्रस्तुत किया जा रहा स्पर्श टीम के द्वारा कि इसके द्वारा पेंशन अकाउंट को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि आपके पेंशन के सारे डाटा को कैप्चर करेगा, उसके हिस्ट्री को दिखाएगा, इवेंट्स को दिखाएगा, आपके सारे इंटाइटलमेंट्स को दिखाएगा, जिस डेट से पेंशन स्टार्ट हुआ है यानी कि माइग्रेट हुआ है, या फिर जब तक वह सीज ना हो जाए, तो इन सारे चीज़ को दिखाएगा। किसे? तो उन एलिजिबल जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, उनके लिए। जैसा कि मैंने बताया ही कि यह स्पर्श सिस्टम एडमिनिस्टर किया जा रहा है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें कि जो इसके एपेक्स बॉडी है प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन प्रयागराज के द्वारा है। और इनकी ही सारी दायित्व बनती है कि वो तीनों सर्विसेज के और उनके जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ही जो सिविलियन कर्मी हैं, उन सब का पेंशन किया जाए। और इसके साथ ही जो न्यू रिटायर हो रहे हैं पिछले करीब 2 साल से, तो उनका पेंशन स्पर्श से ही शुरू हो रहा है और धीरे धीरे यह सारे पर लागू हो जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा कि सारे डिफेंस पेंशनर स्पर्श के ही एम्बिट में आ जाएंगे। तो यह आप समझ ही पाए होंगे कि यह हर डिफेंस पेंशनर के लिए क्यों इतना अहम है और क्यों मैं बार बार इसके फीचर्स को बताते रहता हूं। क्योंकि यह पेंशन के सारे साइकिल जो है, कंप्लीट एक्टिविटीज को यह अपने आप में कवर करने जा रहा है, जिसके तहत मुख्यतः यह इनिशिएशन एंड सैंक्शन होगा, जिसमें कि रिकॉर्ड ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनके सीट रोल आते हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स आते हैं और उन्हें सैंक्शन किया जाता है, जो कि प्राइम वर्क अभी तक रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए इलाहाबाद का था, पीएसए का था। इसके साथ ही नया काम जो करने जा रहे हैं वो डिसबर्समेंट करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक पीडीए का रोल अलग अलग बैंक, ट्रेजरी, पोस्ट ऑफिस ये सब किया करते थे। इसके साथ ही रिवीजन भी करने जा रहे हैं, जो कि अभी तक बैंक आदि ही करते थे। इसके साथ ही जो सर्विसेज में कहीं फेलर है, कोई शिकायत है, किसी तरह की ग्रीवियंसेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट है, यह भी स्पर्श से ही करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही सारे स्टेक होल्डर, चाहे वह पेंशनर हो जो कि इंड यूजर हैं, इंड बेनिफिशियरी हो, या उससे ऊपर उनके रिकॉर्ड ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो, या उससे ऊपर वो खुद ही हो, स्वयं हो, यानी कि सारे स्टेक होल्डर से इंटरफेसिंग भी यह स्पर्श ही करेगा। इसके साथ ही यह एक सिंगल सोर्स ऑफ डाटा है जो कि सुनिश्चित करेंगे क्या क्या, तो पहला पारदर्शिता हो, जैसा कि इनका दावा है कि ये ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। दूसरा अकाउंटेबिलिटी है। तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ये तीनों जो मुख्य धाराएं हैं इनका, यह कैसे करेंगे, तो सूचना को सही जगह पर सही समय पर पहुंचाकर। अब मैं एक एक चीज को बात करता हूं कि क्या प्रेजेंट स्पर्श इन तीनों कसौटियों पर खरे उतर रहा है, क्या यह ट्रांसपेरेंट है, यानी कि वह पेंशनर जो कि अशिक्षित हैं, खासकर उन फैमिली पेंशनर, क्योंकि फैमिली पेंशनर का लिटरेट होना तो कोई जरूरी नहीं है, और कई आर्मी के ऐसे पेंशनर हैं जो 8th पास हैं, जो अभी तक अपने आप को स्मार्टफोन पर माइग्रेट नहीं कर पाए हों। बेशक पेंशन, पीएसए, पीडीए अपने आप को बहुत आगे माइग्रेट करा लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक चला गया, पर कई ऐसे
लाभार्थी हैं, विशेषकर फैमिली पेंशनर या जो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं पेंशनर भी, वो अभी तक तो बेसिक फ़ोन पर भी नहीं माइग्रेट हो पाए हैं, स्मार्टफोन को भी बेहतर से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए क्या यह चुनौती नहीं है कि यह जो ट्रांसपेरेंसी का दावा किया जा रहा यह किस प्रकार उन तक पहुंचाया जाएगा? तो यह भविष्य की स्पर्श की योजनाओं में देखने की बात है कि यह ट्रांसपेरेंसी की कसौटी को किस प्रकार वो कंप्लायंस करते हैं और हर लाभार्थी तक इसे बेहतर से पहुंचाते हैं। दूसरी बात है अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो कई पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें महीनों से पेंशन नहीं मिला, चूंकि उनका पेंशन माइग्रेट हो गया स्पर्श में, उन्हें पता नहीं चला कि लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ जमा करना है, या तो उन्होंने जमा नहीं किया या जमा किया तो इम्प्रॉपर किया, जिसके वजह से अभी भी करीब अराउंड 8000, अभी लेटेस्ट वेबसाइट के एड्रेस, वेबसाइट के डाटा को देख के मैं बता रहा हूं, करीब 8000 हैं जिनका अभी भी पेंडिंग पेंशन है स्पर्श में माइग्रेशन के बाद। तो अब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। वो जो वंचित हैं पेंशन पाने से, उनके लिए किन्हें अकाउंटेबल किया जाएगा? क्या उन पेंशनर को अकाउंटेबल किया जाएगा चूंकि वह लिटरेट नहीं हो पाए, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन चलाने की लिटरेसी नहीं है, एसएमएस वो पढ़ नहीं पाए, एसएमएस आ नहीं पाया, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर था वो मोबाइल नंबर, वो सिम डीएक्टिवेटेड है, या उनका सिम वर्क ही नहीं कर रहा है, उन्होंने इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग के लिए रिचार्ज नहीं किया। इन तरह की तमाम समस्याएं हो सकती है। तो इसके लिए आखिर अकाउंटेबिलिटी तय किया जाए तो किसे किया जाए, और वह अगर अकाउंटेबिलिटी तय होता है नहीं मिलने के लिए तो वह किनका श्रेय जाता है, यानी कि किन्हें ब्लेम किया जाए, और वह डाटा ट्रांसपेरेंसी की तरह कैसे दिखेगा, यानी कि फ्लो हो रहा यह वेबसाइट में क्लियरली दिखना चाहिए, या इस तरह की व्यवस्था हमें रखना पड़ेगा, यानी कि स्पर्श को रखना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही है स्पर्श के तहत। तो बिजनेस का जो मॉडल है, यह जब तक आप अपने कस्टमर से, अपने इंड यूजर से, यानी कि अपने पेंशनर से कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, जब तक कि इसे प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, जागरूकता नहीं पैदा कर पा रहे हैं, सजगता नहीं पैदा कर पा रहे, तो किस तरह से आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर पाएंगे? यह हो सकता है कि एक तरफा ईज ऑफ बिजनेस हो, स्पर्श को बेनिफिट हो रहा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेनिफिट हो रहा हो, पर क्या हमारे भारतवर्ष में सिर्फ सरकार की बेहतर उनकी स्वार्थ को देखकर किया जाता है? मित्रों, हम सबको पता है भारतवर्ष सदैव से यह प्रजा के लिए काम करते रहा है, लोगों के लिए काम करते रहा है। तो स्पर्श को भी ना कि स्पर्श पीसीडीए के बेनिफिट को देखते हुए, बजाय कि उन पेंशनर के लाभ को देखते हुए उन सारी नीतियों को फिर से बनाने की जरूरत है, फॉर्मुलेशन करने की जरूरत है। इसके लिए हो सकता है उन्हें बेहतर से प्रचार प्रसार, आज के कई ऐसे सोशल मीडिया हैं, टीवी नेटवर्क हैं, उनके थ्रू, कई अनकाउंटेड सेमिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू उन सारे पेंशनर के पास पहुंचने की जरूरत है। क्या अभी तक उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया? क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी की इशू कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस हो रही है? इन सब बात पर स्पर्श टीम को बड़ी गहरी से सोचना पड़ेगा। तो मैं बताता हूं कि यहां स्पर्श पोर्टल जो मुख्यतः 2 पोर्टल से बना हुआ है। इसका पहला हिस्सा जो है स्पर्श पोर्टल, हम सब जानते हैं, यह स्पर्श पोर्टल जो कि पेंशनर के लिए एक्सक्लूसिव है, और दूसरा है पेंशन प्रोसेसिंग के लिए, जो कि स्पर्श बैक ऑफिस पोर्टल है, जो इनके जनरेट करने वाले हैं, अपडेट करने वाले हैं, जो टीसीएस हैं या और भी कई एजेंसियां हैं, उनके लिए यह दिया गया है, जो कि आरबीआई के कुबेर से लेकर यह डिस्पर्स करते हैं। तो यह तो बैकएंड है जिसमें कि आपको विस्तार में तत्काल मैं बता नहीं रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं स्पर्श की उन पोर्टल के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको लाभ होना है। तो यहां
जो बैकएंड वाला ऑफिस है, यह पोर्टल जो है यह ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें डाटा एक्सचेंज होता है सबके साथ आपस में, चाहे वह आरबीआई का वह अकाउंट हो जहां से कि मेन डेबिट किया जा रहा है, या फिर पेंशनर का हो, सारे स्टेक होल्डर को यहाँ अपडेटेड रखा जाता है। अब जैसा कि मैंने वीडियो में शुरुआत में ही किया कि अगर आपको मैसेज आ चुका है, एसएमएस आ चुका है कि आपका माइग्रेट हो गया है स्पर्श में, तब आपको दूसरा चरण है, आपको इंतजार करना पड़ेगा पीसीडीए स्पर्श टीम से एक दूसरी एसएमएस के आने का, जो कि अक्सर बैंक के एसएमएस से 7 से 10 दिन के अंदर प्रायः यह आ जाता है। और अगर नहीं आया है दूसरा एसएमएस जिसमें कि यूजर आईडी और पासवर्ड रहेंगे, तब आपको पीसीडीए वेबसाइट विजिट करना है और वहां स्पर्श माइग्रेशन स्टेटस देखना है। तो ये तमाम बातों को हम गहराई से भी कवर करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप पेंशनर बंधु के पास समय की प्रचुरता जरूर होगी और इस अहम विषय पर आपको तो समय निकाल के अवश्य ही सुनना चाहिए, ताकि इस एक वीडियो के बाद ही आपकी स्पर्श की तमाम भ्रांतियां, जो संदेह है, जो जहां तहां आप पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब की जरूरत शायद नहीं हो पाए। क्योंकि यह वीडियो मैं खुद अपने आप को इंड यूजर मानते हुए, चूंकि मैं स्वयं एक पेंशनर हूं, तो हमारी पास भी यह समस्या आने वाली है बहुत ही जल्द, हो सकती है महीने 2 महीने। तो हमने बहुत ही गहन अध्ययन किया इस विषय पर और तब आप सबों को मैं लाभार्थी बनाना चाह रहा हूं, ताकि आप लोग जीवन के इस कठिनतम स्थिति में, जो कि आप जीवन में अपने सर्विस लाइफ में कठिनतम जीवन व्यतीत किए हैं उन राष्ट्र के सुरक्षा के लिए, अब आपकी जीवन सुरक्षित होना चाहिए। यह सरकार के साथ साथ हर नागरिक का दायित्व है कि उन पेंशनर को, विशेषकर उन रक्षाकर्मी डिफेंस पेंशनर की सारी सुविधाओं को बेहतर से ध्यान दिया जाए, उनको एड्रेस किया जाए। तो इसमें मैं बताऊं कि यह जो स्पर्श काम कर रहा, यह प्रमुखतः 3 फेज में काम कर रहा है। इनके पहला फेज है, उसमें उन पेंशनर को कवर किया गया है जो 2016 यानी कि 1 जनवरी 16 के बाद रिटायर हुए हैं, यानी कि फेज 1 में उन्हें माइग्रेट किया जा रहा है और ऑलमोस्ट करीब 70 to 80% इस फेज 1 में माइग्रेट कर लिए गए हैं 16 के बाद वाले। अब आता है फेज 2 का नंबर, जिसमें कि वो पेंशनर हैं जो कि 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक रिटायर हुए हैं। तो इस महीने में, यानी कि अगस्त महीने में, उम्मीद है कि उनकी भी माइग्रेशन प्रारंभ हो जाएगी। कई लोग एसएमएस मिल ही चुका होगा। थर्ड फेज, जो कि अंतिम फेज है, इसमें वो सारे पेंशनर माइग्रेट हो जाएंगे जो कि 1 जनवरी 2006 से माइग्रेट हुए हैं, यानी कि सारे लोग को कवर कर लिया जाएगा। अब इसकी अगर डेडलाइन की बात की जाए तो अभी तक का जो टारगेट टाइम है इसका है एंड ऑफ 2023 तक यह सारा माइग्रेशन की प्रक्रिया आ जाएगी, जिसमें लगभग 35 लाख तक पेंशनर को आ जाने की उम्मीद है। इसमें वो सारे पेंशनर, उनके जो बेनिफिशरी हैं, चाहे फैमिली पेंशनर हों या सेकेंडरी पेंशनर हों, सब को स्विच ओवर कर दिया जाएगा स्पर्श में। तो अब आपको या तो एसएमएस आ चुका है या नहीं आया है, तो भविष्य में कुछ परेशानी हो जाए, इससे पहले आप अपने आप को शिक्षित बनाइए, जागरूक बनाइए, सचेत बनाइए। और इसी उद्देश्य से यह मेरा व्यक्तिगत प्रयास है लिविंग हैप्पीली की ओर से, नरेंद्र कुमार की ओर से, जो कि मैं सदैव वेलनेस से कंसल्टेंट बनाते रहा हूं, इंटरप्रेन्योर ट्रेनर, जो उद्यमी बनना चाहते हैं उन्हें मैं ट्रेन करते रहा हूं। पर यह मेरा व्यक्तिगत दायित्व के तहत मैं पेंशनर को भी मदद करता हूं अपने वीडियो के मार्फत। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है अगर पेंशनर हैं आप, यानी कि आपको एसएमएस आ गया या नहीं आया। अगर आ गया तो क्या करना है आपको, आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र, यानी कि गूगल क्रोम
में या कोई भी ब्राउज़र को आप यूज कीजिए और उसमें pcdapension.nic.in टाइप करें। मैं थोड़ा सा नीचे जाके बता रहा हूं ताकि सारे पेंशनर इसमें कवर हो जाएं। जैसे आप pcdapension.nic.in टाइप करेंगे वेब ब्राउज़र में या गूगल में ही कर लीजिए, वहां आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि यह PCDA प्रयागराज का ऑफिशियल पेज है जहां की लॉक के साइन होंगे। यह सब आप सुनिश्चित कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप स्पैमिंग कर लें, फिशिंग के शिकार हो जाएं, किसी और प्राइवेट वेबसाइट में चले जाएं और वो आपको कई जानकारियां लेके कहीं और पहुंचा दें जो कि फाइनेंशियल लॉसेस में भी एंड अप हो सकता है। तो मैं सदैव यही बोलूँगा कि आप उस पोर्टल का पूरा नाम टाइप करें। तो जैसे ही आप pcdapension.nic कर रहे हैं तो PCDA के होम पेज में आप लैंडिंग करेंगे और यहाँ जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे के तरफ आप करेंगे तो माइग्रेशन इनटू स्पर्स या लेफ्ट साइड में लेफ्ट टूल बार जो है यहाँ भी स्पर्स का एक टूल इन्होंने दिया है, उस टूल को क्लिक करना है और यहाँ स्पर्स ऑप्शन मिलेगा आपको और वहाँ पर स्पर्स में जाके चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। अब एक नया पेज आपको पॉपअप हो जाएगा और वहाँ आपको नो योर स्पर्स PPO एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस हेडिंग करके एक वेब पेज खुल जाता है। यहीं पर आपको स्पर्स PPO नंबर दिखता है, उसी पर क्लिक करना है। अब एक पॉपअप और भी खुलेगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। आप अब चेक करना है कि आपका माइग्रेट हुआ या नहीं। तो उसके लिए ये 4 चीज़ पूछते हैं। चारों में से कुछ चीज़ 2-3 चीज़ तो आपके पास अवेलेबल होगा ही। सबसे पहला, आप अभी तक अगर पेंशनर रहे हैं तो आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होगा। ये टाइप बॉक्स देते हैं, वहाँ आप अपना अकाउंट नंबर टाइप कर दीजिए। दूसरा टाइप बॉक्स देते हैं, उसमें ये पूछते हैं IC नंबर, रेजिमेंटल नंबर, GPF नंबर। इसमें से जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है यह प्रॉपरली आप टाइप कर दीजिए। तीसरा, अगर आपके पास EPPO नंबर है तो आप EPPO नंबर दे सकते हैं। चौथा जो अंतिम है, जो आपके पास हो या ना हो, स्पर्स PPO नंबर। स्पर्स PPO नंबर तभी मिलेगा जब आपका स्पर्स में माइग्रेट हो चुका है। यानी कि मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपका माइग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये पता ही नहीं है, तो आप बैंक अकाउंट नंबर या रेजिमेंटल नंबर, यह दोनों तो अवश्य ही होगा। ये दोनों में से कुछ भी डाल के आप क्लिक कर दें और उसके अंदर के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें। ओके करते ही आपका वेरिफिकेशन करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। तो आपको जैसे ही ये चारों में से कोई भी एक डाले हैं और अगर माइग्रेट हो चुका है तो स्पर्स का जो PPO नंबर जनरेटेड है यह आपको दिख जाएगा। इसको आपको क्या करना है, एक स्नैपशॉट ले लीजिए या मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए ताकि आपको सारे डाटा मिल जाएं और डायरी में उसी समय यह स्पर्स PPO नंबर जो है वह आप लिख लें। अब इसके बाद आपको ओरिजिनल PPO नंबर, आइडेंटिफिकेशन स्टेटस, नेम, स्पर्स PPO नंबर, रेजिमेंटल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारे चीज़ स्वयं फेच हो जाते हैं। यानी कि आप एक ही डाल रहे हैं और सब कुछ फेच हो जाते हैं, यानी कि प्रॉपरली आपका माइग्रेट हो गया। तो स्पर्स PPO नंबर आप अवश्य स्टोर कर लें बेहतर से, क्योंकि आगे की जो यात्रा आपकी प्रारंभ होनी है यह इसी स्पर्स PPO से ही स्टार्ट होगी। चाहे आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने जाएं या कोई ग्रीवेंसेस करने जाएं, किसी के लिए यही ज़रूरत पड़ने जा रहा है। अब ऐसा कहा जाता है कि जब माइग्रेट हो जाता है तो उस वेटरन्स के द्वारा, पेंशनर के द्वारा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर इस भ्रम में, दुविधा में आप नहीं रहें कि आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कुछ भी नहीं किए हुए भी बैंक से जब माइग्रेट हुआ है तो पेंशन आते रहेगा। तो यह टैगलाइन है कि नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, लेकिन आपको इस भ्रांति में नहीं पड़ना है। आपको क्या क्या एक्शन लेना है यह आपको मैं बता दूं। नो एक्शन लेने का मतलब यह है कि आपको माइग्रेशन के लिए
माइग्रेट कराने के लिए या नहीं माइग्रेट कराने के लिए, बैंक में ही पड़े रहने के लिए आपको किसी भी तरह की विलिंगनेस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पेंशनर के अधिकार को, उनके पूर्ण अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि स्पर्श अभी एक स्थापित सिस्टम नहीं है। तब तक, जब तक कि यह स्थापित ना हो जाए, तब तक पेंशनर के पास यह अधिकार होना चाहिए था कि वह उसके पास जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। यह अधिकार हर पेंशनर को एक उपभोक्ता होने के कारण अधिकार अवश्य ही मिलना चाहिए और किसी पेंशनर को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। तो मेरी उम्मीद है स्पर्श टीम इस पर काम करेगी और हर पेंशनर को उनके जो स्वाभाविक अधिकार हैं, एक भारतीय नागरिक होने के कारण उन्हें यह स्वच्छंदता होनी चाहिए कि वह प्रीवियस यानी कि लीगेसी सिस्टम में ही रहना चाहते हैं, तब तक, खासकर तब तक जब तक यह स्पर्श पूर्णतः स्थापित ना हो जाए, चेक टेस्टेड एंड पास ना हो जाए, ताकि उन्हें स्मूथली, सुचारू रूप से, फ्लॉलेसली किसी भी समस्या को जूझे हुए उनकी माइग्रेशन हो सके और किसी भी प्रकार उनके फैमिली को, कई पेंशनर ऐसे हैं हमारे समाज में जिनका कि एकमात्र आजीविका का स्रोत वह पेंशन है। अगर वहाँ समस्या आ जाए, यानी कि रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं आ रहा है, कई लोग का बैंक में ईएमआई चलता है, अगर नहीं आया तो ईएमआई नहीं देने से क्या पेनाल्टी होता है, यह आप लोग जानते ही होंगे। तो इन तमाम समस्याओं से बचने के लिए स्पर्श टीम को अवश्य ही थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है और उन्हें ट्रायल टेस्ट हो जाने के बाद, स्थापित होने के बाद ही यह मैंडेटरी बनाना चाहिए और तब तक यह स्वच्छंदता, विलिंगनेस अवश्य ही देना चाहिए। तत्काल यह विलिंगनेस नहीं है, हो सकती है कि आगे योजना बनाए। भारत जिस तरह से हम आज़ादी की ओर जा रहे हैं, आज हम आज़ादी के 75वां वर्षगांठ मना चुके हैं, जहां निश्चित ही है कि जब आज़ाद भारत वर्ष हो गया तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को आज़ादी के जो कसौटियां हैं, पैरामीटर्स हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए। यानी कि हर क्षेत्र में उन्हें चुनाव करने का विकल्प मिलना चाहिए। तभी हम समझेंगे कि हाँ, सचमुच हमारा भारतवर्ष संपूर्णतः आज़ाद हो चुका है। तो आपको वहाँ क्या करना है, जब आप ये किए, आप देख लिए कि आपका माइग्रेट हो गया है, यानी कि फेच हो रहा, और अगर नहीं फेच हो रहा है तब तो आप समझ लीजिए कि आपका माइग्रेट अभी नहीं हुआ, अभी लीगेसी सिस्टम बैंक के द्वारा ही आ रहा है। तो आपको अब आगे जाके क्या करना होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट तत्काल आपको जमा नहीं करना है और लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी साल के अंदर आप जमा कर सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि नवंबर में ही जमा करें। मेरे चैनल लिविंग हैप्पीली में ही आप टाइप करें लिविंग हैप्पीली स्पर्श और यहाँ तमाम करीब 20 वीडियो आपको मिलेंगे, जहाँ की पार्ट वाइज हमने बताया है कि लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में किस तरह से जमा करते हैं। वहाँ हमने यह भी बताया है कि किस तरह से घर बैठे ही या कहीं भी रहते हुए एक स्मार्टफोन के द्वारा, जो कि जीवन प्रमाण फेस रीडिंग ऐप है, इसके द्वारा आप कर सकते हैं, या फिर स्पर्श के द्वारा ही कर सकते हैं। बायोमेट्रिक डिवाइसेस अगर कनेक्टेड है, वो हार्डवेयर है तो। और यह ऐप जो है जीवन प्रमाण फेस रीडिंग और जीवन प्रमाण की जो साइट है, ये दोनों जो ऐप हैं यह गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर इतना फ्रेंडली नहीं है तो MLC मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं, वहीं से जनरेट करा के भी यह सुविधा भी स्पर्श में दिया गया है। उसके लिए आपको गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराना है। गजटेड ऑफिसर के भी लिस्ट मैंने बताया है कौन कौन से होते हैं, उसमें भी काफ़ी लिबरल तरीका बनाया गया है। साइन करके फिर से आप अपलोड कर सकते हैं स्पर्श पेंशन पोर्टल में। इसके साथ ही अब अगर आप यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो कई ऐसे CSC हैं जो सेंटर हैं, CDA सर्विसेज सेंटर भी खोला गया है, वेबसाइट में इन्होंने रखा है कि किस तरह से आप अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने के लिए क्या क्या आपको करना है, यह सब चीज़ यहाँ बताया गया है।